Hello guys, good morning everyone. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. We warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affair. जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे करंट अफेयर में डिफरेंट पोर्शन है, लाइक करंट अफेयर का पोर्शन, पॉलिटी का पोर्शन और हमारा स्टेट का पोर्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक साथ ना कवर करके हम करेंगे पार्ट 1 में करंट अफेयर को डिस्कस, पार्ट 2 में देखेंगे हम पॉलिटी का पोर्शन जिसमें पार्लियामेंट देखेंगे और पार्ट 3 में देखेंगे हम स्टेट जिसमें हम सेवन सिस्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको बीच में ब्रेक भी मिलेगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आइए देखते हैं पहले हम पार्ट 1 जिसमें करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज है द हिंदू की फर्स्ट पेज पर जो कि मेंशन की गई है, तो वो है फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं। 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक वो भारत में रहेंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, उनको क्या उद्देश्य है, तो आइए देखते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड बोंगबोंग रोमाल्डेज मार्कोस जूनियर, जो कि भारत में आए हुए हैं। किस उद्देश्य से? फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति फर्डिनेंड बोंगबोंग रोमाल्डेज मार्कोस जूनियर की भारत की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिसे अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर किया गया था। तो इसमें किया गया था, इसका आंसर है ये, भारत फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक गठजोड़ को करना। इस उद्देश्य से वो भारत आए हुए हैं। जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं वो फर्स्ट बार भारत में आए हैं, फर्स्ट टाइम ही भारत में आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति बने हैं कौन, बोंगबोंग, इन्हें बीबीएम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पहली यात्रा है भारत की। नेक्स्ट न्यूज है नागालैंड से रिलेटेड। नागालैंड में 2 गुट कार्यरत हैं, 2 गुट बने हुए हैं और उनमें आपसी विवाद है। उनका 36 का आंकड़ा है। अब इनसे रिलेटेड कौन कौन से गुट हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि NSCN है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, जो नागा राजनीतिक आंदोलन का एक प्रमुख गुट है। नेक्स्ट है NNPG नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, जो कम से कम 6 नागा उग्रवादियों का गुटों का समूह है। तो इसमें क्या है, और जो NSCN के विरोध में है, मामला क्या है, NSCN ने साफ कह दिया है कि वो NNPG के साथ कार्य नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। उनका कहना है कि नागा राजनीतिक समाधान के लिए NNPG के साथ साझेदारी करना खतरनाक कदम होगा। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है भारत सरकार और NSCN के बीच 3 अगस्त 2015 को हुआ था, ये एक ऐतिहासिक समझौता था जिसमें नागाओं के संप्रभु का अधिकार, किसका, संप्रभु का अधिकार की मान्यता दी गई थी। NSCN का आरोप है कि NNPG जो है, NNPG को भारत सरकार ने उनके असली नेतृत्व को कमजोर करने के लिए बनाया है और 2017 में उनसे एग्रीड पोजीशन नाम का एक अलग समझौता किया है। NSCN के अध्यक्ष क्यू तुक्कू का कहना है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और जो एग्रीड पोजीशन है बिल्कुल अलग है, इनमें कोई भी मेल नहीं है। तो वहां पर इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। 2 गुटों के बीच में कौन कौन सा, एक है NSCN और एक है NNPG। ये 2 ग्रुप हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो इसीलिए मामला चल रहा है। तो आइए देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चंस बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो हाल ही में चर्चा में रहे, नागालैंड के NSCN और NNPG से संबंधित। फर्स्ट ऑप्शन है NSCN का पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म है, ये नागा राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख गुट है, तो ये तो बिल्कुल सही है। NNPG कम से कम 6 नागा उग्रवादी गुटों का समूह है जो NSCN के विरोध में है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भारत सरकार और NSCN के बीच 3 अगस्त 2015 को हस्ताक्षरित हुए थे, तो ये भी सही है। एग्रीड पोजीशन 2017 में भारत सरकार ने NNPG के साथ में हस्ताक्षरित किए थे, ये भी सही है। तो इसके 4 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कि जो गणेश चतुर्थी है उसकी तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से ये महोत्सव बनाया जाता है, तो इसकी तैयारियां चल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि जो हंगेरियन ग्रैंड प्री है उसे किसने जीता है, तो आइए देखते हैं। जो नॉरिस अवार्ड्स ऑफ पेस्ट्री टू विन हंगेरियन ग्रैंड प्री किसने जीता है, ये नॉरिस ने जीता है। देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या है। हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्री 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह रूस लैंडो नॉरिस मैक्लेरन ने जीती है, जिन्होंने ऑस्कर पियास्त्री को
0.06 सेकंड से हराया है। ये बिल्कुल सही न्यूज है। मैकलेरन ने 200वीं ग्रैंड प्री जीतकर फरारी के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे स्थान पर जॉर्ज रसेल जो कि मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज रहे। मैक्स वेरस्टपेन ने रेड बुल के साथ अपना 200वां स्टार्टअप किया। ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है क्या है कि इसमें मैंने अभी उससे पहले रिकॉर्ड कर रही थी, तो यहाँ पर क्या है, मैंने इस पे राइट के निशान लगा दिए, तो एक दो ही न्यूज पर लगा हुआ है, बाकी फिर आगे देखते हुए चलेंगे। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ सभी हथियार व्यापार, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांजिट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला EU सदस्य बनने का निर्णय लिया है? तो कौन है? वो है स्लोवेनिया। कौन है? स्लोवेनिया। देखते हैं स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया ने 31 जुलाई 1 अगस्त 2025 को घोषणा की है कि वह इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सहित इजराइल पर इजराइल के साथ सभी हथियारों के लेन देन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा। प्रधानमंत्री रॉबर्ट, कौन है यहाँ के जो स्नोवलिया है, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है रॉबर्ट गोलोब के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया क्योंकि EU के भीतर बढ़ते मतभेद और असंगत दिशा की वजह से संयुक्त कार्रवाई नहीं हो पाई है। यह प्रतिबंध संवेदनशील मानवीय स्थिति और गाजा में जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि में लिया गया है। लोगों की मौत, खाद्य, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच इस निर्णय के साथ स्लोवेनिया EU का पहला ऐसा देश बना है, याद रखें कि पहला ऐसा देश बना है जिसने पूर्ण हथियार प्रतिबंध लगा दिया है कि ये अब इजराइल को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा, पूरी तरह से बैन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7,600 बच्चों का बाल श्रम और शोषण से मुक्त कराया है? तो किसने कराया है? ये कराया है तेलंगाना पुलिस ने। किसने? तेलंगाना पुलिस ने 7,800 जो बाल श्रम, जो 7,600 जो बच्चे थे जो बाल श्रम से उन्हें मुक्त कराया गया है, तो वो तेलंगाना पुलिस ने किया है। किस ऑपरेशन के तहत? मुस्कान 11 ऑपरेशन के तहत। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये क्या है? पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किस देश के याताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो वो किया गया है चाइना का। चाइना का यह हवाई अड्डा है जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत अड्डा है। तो ये कौन सा है? याताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ का? चाइना का। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। भारत के किस टाइगर रिजर्व ने बंदीपुर और जिम कॉर्बेट के बाद तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया है? तो वो क्या है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने। किसने? काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने। फर्स्ट पर था बंदीपुर, सेकंड पर कॉर्बेट और थर्ड पर कौन सा हो गया? काजीरंगा। बंदीपुर, जिम कॉर्बेट और थर्ड पर हो गया काजीरंगा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। ट्रैवल सीजर के 2025 के सर्वेक्षण में पर्यटकों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस देश के सैन मिगुएल डे ओलंदे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है? मैक्सिको। किसका? मैक्सिको के जो ओलंदे है वो मैक्सिको के हैं और इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में किस देश ने 970 किलोग्राम का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया है? तो वो क्या है? किसने? तुर्की ने। किसने? तुर्की का ये 970 किलोग्राम का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है गजब। गजब है और कहाँ का है? ये तुर्की का है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विकास निगम में वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश के साथ। किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में शुरू किया गया? तो ये किया गया है कहां पर? जबलपुर में। मैंने ये न्यूज लास्ट टाइम आपको डिटेल में पढ़ाई थी। कहां पर? जबलपुर में। नेक्स्ट न्यूज है। जर्मनी में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों 2025 का पदक जीतकर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो उन्होंने किया है 20वां स्थान। कौन सा? 20वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी।
निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन की पहल की घोषणा की गई है? तो ये की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित की गई है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वर्ष 2025 के एक सर्वेक्षण में पर्यटकों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 5वां स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है जयपुर को। जयपुर को 5वां स्थान दिया गया है। किसमें? सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को दिया गया है? जयपुर को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? तो ये की गई है 15 अगस्त 2025 तक। कब तक? 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तट रक्षक बल के लिए कौन सा गश्ती पोत लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ICGS अटल, ICGS पटल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज, किसने? भारतीय तट रक्षक बल ने। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कब तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है? तो ये है मार्च 2027 तक। मार्च 2027 तक औषधि परियोजना के लिए जो जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, कितने? 25,000 जन औषधि केंद्र कब तक खोलने का टारगेट रखा गया है? तो ये मार्च 2027 तक खोलने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, उर्वरक कंपनियों द्वारा अब तक कुल कितने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 7 संयंत्र। कौन से? उर्वरक कंपनियों द्वारा 7 संयंत्र नैनो यूरिया स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि रिसेंटली मंगलेरू स्टूडेंट रोमाना पेरिया हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग विच क्लासिकल डांस फॉर 170 आवर्स नॉन स्टॉप। मैंने आपको ये न्यूज कराई थी भरतनाट्यम की। क्या है कि 170 घंटे लगातार जो डांस किया है, भरतनाट्यम किया है, जिसमें सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक लिया गया था। हर घंटे 15 मिनट का ब्रेक लिया था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश निर्भर अभिक्रिया किस कोशिकांग द्वारा संपन्न की जाती है? तो ये की जाती है क्लोरोप्लास्ट के साथ। किस? क्लोरोप्लास्ट में की जाती है। थोड़ी 1-2 न्यूज मैंने ऐसे कवर किए जैसे कि साइंस से कुछ न्यूज हो, जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, बीच बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास हो। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, निम्न में से कौन से देश बाल्टिक देशों के रूप में माने जाते हैं? जो बाल्टिक देश है वो कौन से हैं? तो वो है इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों क्या है? बाल्टिक देश हैं। ये पहले किसके संयुक्त राज्य के क्या? ये पहले संयुक्त देश के क्या थे? पार्ट थे, और बाद में क्या बन गए? बाल्टिक देश बन गए हैं। कौन कौन से? इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र के देश थे, पार्ट थे। यूरोपीय संघ के 27 में से कितने सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा है यूरो? कितने? 20 देशों की ये यूरो कौन सी है, जिसे ई समथिंग कुछ बनाया जाता है, तो ये ई से प्रदर्शित की जाती है। यूरो 20 देशों की ये मुद्रा है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी न्यूज है, हाल ही में मैग्नीट्यूड 8.1 का भूकंप कामचटका तट के पास किस देश के तट से आया था? तो ये आया था रूस के। कामचटका जो तट है ये कहाँ पर है? तो ये रूस में है। आइए देखते हैं, ये रशिया का है। ये है कामचटका द्वीप, जहां पर क्या आया था? भूकंप आया। सबसे तेज भूकंप था, कितना? 8.8 का भूकंप आया था। आइए इसके बारे में थोड़ी न्यूज देख लेते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या थी। कामचटका प्रायद्वीपीय लगभग 1250 किलोमीटर लंबा द्वीप है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर और अखोतस, कौन सा है? अखोतस सागर के बीच स्थित है। यह क्षेत्र रूस के सुदूर पूर्व का हिस्सा है और साइबेरिया से जुड़ा हुआ है। सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? तो वो है पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचट्स्की, यहाँ का फेमस सबसे प्रमुख शहर है। ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र कामचटका प्रशांत अग्निवलय का जो हिस्सा है, यहाँ 300 से अधिक ज्वालामुखी है। इनमें से 20 सक्रिय है। मीन्स 20 में तो अभी भी क्रियाएं हो रही हैं जो कि अभी सक्रिय है, लेकिन और जो है वो अभी निष्क्रिय है। यह क्षेत्र भूकंप और सुनामी के लिए संवेदनशील है। जैसे हाल ही में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। प्राकृतिक विशेषताएं क्या है? यहाँ ग्लेशियर हैं, गीजर, झरने और नदियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र भालू, रेंडियर और समुद्री जीवों के लिए प्रसिद्ध है। कामचटका का अधिकतर
अधिकतर हिस्सा ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं और घने जंगलों से भरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में, देखते हैं भूकंप और सुनामी क्या डिफरेंस है। जो भूकंप है वो क्या है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने लगती है, तो क्या है, हिलती है या फिर कांपती है। ये मुख्यतः पृथ्वी की परतों पर आता है, परतों के खिसकने, टकराने या फिर टूटने के कारण होता है। भूकंप के मुख्य कारण क्या है, जैसे कि टेक्टोनिक गतिविधियां, इसमें पृथ्वी की प्लेटों के खिसकना, मीन्स पृथ्वी की प्लेट थोड़ी बहुत अगर जैसे जो पृथ्वी की प्लेट है वो खिसक रही है तो क्या होगा, भूकंप का हमें एहसास होगा। या फिर कोई जैसे हमारे यहाँ पर कुछ वर्क चल रहा हो, कोई खनन चल रहा हो, तो उससे भी क्या होता है, भूकंप आने की संभावना होती है। या फिर हम कोई परमाणु बम का निरीक्षण कर रहे हो तब भी ये आने की संभावनाएं होती हैं। सबसे सामान्य कारण है ज्वालामुखी गतिविधियां, ज्वालामुखी के फटने से आसपास भूकंप आ सकते हैं। मानव गतिविधियां कैसे, जैसे बांध निर्माण, खनन, परमाणु परीक्षण से भी छोटे भूकंप आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुनामी क्या है। सुनामी महासागर में उठी हुई विशाल लहरों की श्रृंखला है। यह अक्सर समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन से उत्पन्न होती है। सुनामी की विशेषता क्या है, इसकी गति 800 किलोमीटर पर घंटा, मीन्स ये 800 किलोमीटर एक घंटा में कवर कर जाती है, हो सकती है। गहराई में लहरें छोटी होती हैं लेकिन किनारों पर आते हुए बहुत ऊंची और विनाशकारी होती हैं। मतलब गहराई में जैसे जैसे सुनामी उठती है, गहराई में कम, लेकिन किनारों पर वो अपना एक विशाल और विकराल रूप ले लेती है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे शक्तिशाली भूकंप जो था 1960 में वाल्डिविया भूकंप आया था। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 9.5 रिएक्टर स्केल था। अब तक का सबसे शक्तिशाली ये भूकंप था। कहां पर आया था, ये चिली में आया था। कहां पर, चिली में आया था। सुनामी ने हवाई, जापान और फिलीपींस तक प्रभाव डाला था। सबसे विनाशकारी सुनामी कब आई थी, तो यह आई थी 2004 में, इंडियन ओशन सुनामी, जिसकी जो तीव्रता थी वो थी 9.1 से लेके 9.3, कितनी थी, 9.1 से लेके 9.3 की इसकी तीव्रता थी। सुमात्रा पर, कहां पर, सुमात्रा इंडोनेशिया के पास में ये आया था। तारीख कब थी, तो ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को। लगभग 14 देशों को इसने प्रभावित किया था। 2.3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत के अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में भी भारी नुकसान देखा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो ये क्या है, PSLV C60 से। किससे, PSLV C60 से इसे लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं विस्तार से। भारत का यह पहला स्पेस डॉकिंग मिशन है, स्पाडेक्स था, जिसने इसरो ने विकसित किया। यह मिशन 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। स्पाडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे सैटेलाइट, जिसमें चेसर और टारगेट 470 किलोमीटर की कक्षा में भेजे गए थे, जो बाद में एक दूसरे से डॉकिंग का अभ्यास करेंगे। इस मिशन को लॉन्च करने में उपयोग किया गया रॉकेट था PSLV C60। चेहरे में इसका चौथा चरण भी प्रयोगशाला में ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये था PSLV 60 के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, संतोष ट्रॉफी का खिताब 2024-25 का 78वां संस्करण किस टीम ने जीता, तो ये जीता है वेस्ट बंगाल ने। किसने, वेस्ट बंगाल ने जीता है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। 2024 और 25 संतोष ट्रॉफी 78वीं संस्करण का आयोजन 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक हुआ। फाइनल मैच हैदराबाद में खेला गया था। फाइनल मैच कहां पर खेला गया था, यह हैदराबाद में खेला गया था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो ये क्या है, GSLV F-15 से। इसरो ने अपना जो 100वां मिशन लॉन्च किया है वो किस रॉकेट से किया है, GSLV F-15 से लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसरो ने अपनी 100वीं लॉन्च 29 जनवरी 2025 को की, जिसमें NVS-02 नामक नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया था। यह मिशन GSLV F-15 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, जो GSLV श्रृंखला की 17वीं उड़ान थी और 11वीं उड़ान थी, जिसमें इंडोजेनियस
एंडोजेनियस क्रियोजेनिक स्टेज का उपयोग किया हुआ था, क्रियोजेनिक स्टेज का उपयोग हुआ था। उपग्रह NVS-02 था ने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थान पाया, जिससे भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली NAVIC ने सुदृढ़ करने में मदद मिली थी, जिसे NAVIC को सुदृढ़ करने में मदद मिली थी। ये था इसरो का 100वां जो लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। किससे किया गया था? GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था। और ये कौन सा नेविगेशन था? NVS-02 नेविगेशन था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगाया ऑस्ट्रेलिया ने। क्या किया गया है? 16 साल से नीचे का बच्चा यूट्यूब पर अपनी आईडी नहीं बना पाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगा दिया। बहुत ही सही प्रतिबंध है, क्योंकि यूट्यूब पर बच्चों के लिए बहुत सारा मटेरियल है जो कि उनको बहुत ही मिस डायरेक्शन में लेके जाता है, मिस डाइवर्ट करता है। इसीलिए हम मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में ये होना चाहिए कि 16 साल से नीचे के बच्चा यूट्यूब ना चला पाए, क्योंकि उस पर पढ़ने का मटेरियल तो है, उसके बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी हद से ज्यादा है। इसीलिए तो क्या किया गया इसे देखते हो, ऑस्ट्रेलिया ने इस पे बैन लगा दिया है। क्यों लगाया, आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए कानून के तहत यूट्यूब सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अकाउंट बनाने पर रोक लगा दी है। शुरुआत में यूट्यूब को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया, लेकिन बाद में ई सेफ्टी कमिश्नर की अनुशंसा के बाद इसे भी शामिल किया गया, क्योंकि लगभग 37% नाबालिगों ने यूट्यूब पर हानिकारक सामग्री देखने की रिपोर्ट की थी, तो इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ये थी हमारी करंट अफेयर की न्यूज। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे पार्लियामेंट को, संसद को कवर करेंगे। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की न्यूज। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।